हेलो गाइस, स्वागत है आपका बालाजी ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो और बाकी उन दोनों क्लास में आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका वहां पे जवाब दूंगी। और एक चीज और, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी पीडीएफ या फिर कोई भी नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, पहली घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण गति। जब पृथ्वी जो है वो अपने ही अक्ष पे घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो क्या बोलते हैं, उसको परिक्रमण गति बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कैसे मूव करती है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करती है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ घूमती है। तो अब हम पढ़ेंगे घूर्णन के बारे में और परिक्रमण के बारे में। मैंने इसको बॉक्स में लिखा है ताकि आप इस दोनों को अच्छे से डेफिनेशन समझ सके, और इन दोनों में अगर क्वेश्चन आए कभी तो आप इसको अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि घूर्णन क्या होता है, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं, घूर्णन। घूर्णन जो है वो 24 आवर्स में पृथ्वी कंप्लीट करती है। 24 घंटों में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर कंप्लीट करती है, और इसी की वजह से क्या होता है, दिन और रात में परिवर्तन होता है। जैसे कि जब ये पृथ्वी है और यहाँ सन है, तो पृथ्वी जब मूव करती है तो पृथ्वी का जो पार्ट सन के तरफ रहता है वहां क्या होता है, दिन होती है, और जो छुपा हुआ रहता है वहां क्या होती है, रात होती है। और फिर ऐसे ही मूव करती है तो जहां रात होती है वहां दिन, और जहां दिन हो रहा होता है वहां रात हो जाती है। जैसे कि यहाँ पहले दिन था और फिर अगर ये मूव करेगी तो फिर यहाँ रात हो जाएगी और यहाँ क्या जाएगा, दिन हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। और पृथ्वी की घूर्णन गति हम जानते हैं 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो घूर्णन के समय काल को ही पृथ्वी का दिन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, पृथ्वी दिन बोला जाता है। और ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है। दैनिक गति मतलब हम लोग दैनिक जीवन में जो चीजें करते हैं वो हमारा दैनिक दिनचर्या होता है। वैसे पृथ्वी जो अपने दैनिक जीवन में करती है, दैनिक जो उसकी गति होती है उसी को क्या बोलते हैं, दैनिक गति बोलते हैं। दैनिक गति क्या होती है, घूर्णन, क्योंकि वो रोज उस अपने अक्ष पे घूमती है। और बाकी परिक्रमण मैंने जैसे आपको बताया कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। और किस पथ पे लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे सूर्य का चक्कर लगाती है। परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन और 6 आवर्स का समय लगता है। यही 6 आवर्स, लेकिन हम लोग अपने कंफर्टेबल के हिसाब से 365 डेज ही एक साल में गिनते हैं। बाकी जो 6 आवर्स होता है उसको हम कैलकुलेट कर करके 4 इयर्स में, जैसे 6 आवर्स 6 करके क्या हो जाता है, 4 ईयर में वो 24 आवर्स हो जाता है। और वही 24 आवर्स जो है फरवरी में एड ऑन हो जाता है, जिससे कि साल में क्या हो जाता है, हर 4 साल में 366 डेज होते हैं, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। जैसे घूर्णन करने से क्या होता है, दिन और रात में परिवर्तन होता है, वैसे परिक्रमण से क्या होता है, ऋतुओं व मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे जब पृथ्वी जो है वो अपने ही अक्ष पे घूम रही है तो उससे क्या होगा, दिन और रात का परिवर्तन होगा। लेकिन जब वो सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो उससे क्या होगा, मौसम में चेंजेस होंगे। तो यहाँ घूर्णन और परिक्रमण के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी हम पढ़ेंगे प्रादीप्त वृत्त और कक्षीय समतल के बारे में। प्रादीप्त वृत्त जो है ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि, और ये वृत्त जो है वो दिन और रात को विभाजित करता है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन सूर्य अगर यहाँ से निकल रहा है या यहाँ से है तो ये तो इक्वल पार्ट्स में मतलब अपनी रोशनी फैलाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि सूर्य अगर पृथ्वी ये ऐसे है तो इसी भाग पे सिर्फ फैलाएगा और ये इतना दूर छोड़ देगा, नहीं। सूर्य जो है वो एकदम सीधी रेखा में रोशनी जो है उसकी किरणें जाएंगी। तो यही प्रादीप्त वृत्त होता है। ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो हम मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो ये प्रादीप्त वृत्त क्या होता है, दिन व रात को विभाजित करता है। जैसे कि ये सन है, ये पृथ्वी है, ये हमारा अक्ष है, और ये हमने एक प्रादीप्त वृत्त खींच लिया। यही हमें क्या कहता है, दिन और रात में परिवर्तन बताता है। बाकी कक्षीय समतल है, इसको
मैं थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अक्ष जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी, ये जो अक्ष की लाइन है ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। कक्षीय सतह से जो है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि ये है पृथ्वी, ठीक है, और ये ऐसे अपने अक्ष पे झुकी हुई है, जो हम चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका कक्षीय समतल निकालें, समतल मतलब प्लेन एरिया जहां हो, जैसे एकदम समतल हो जहां पे, तो ये इसका क्या हो जाता है, कक्षीय समतल हो जाता है। अगर हम इसके प्रादीप्त ऐसे वृत्त खींचे तो हम जानते हैं कि ये कितने डिग्री का है, 23 डिग्री का, 23.5 डिग्री का, और ये जो है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये जो बच गया जो एंगल, जैसे उन्होंने यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है, 23.5 डिग्री का है, और ये जो बच गया ये कितने डिग्री का है, 66.5 डिग्री का है। ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। उसके बाद ये विषुवत वृत्त है, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया इसी को हम कक्षीय समतल बोलते हैं। और जब हम इस पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे तो हम सब जानते हैं कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। इसलिए हम बोलते हैं कि कक्षीय समतल जो है वो कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ये वाला। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी जो है वो घूर्णन करना बंद कर दे, जैसे पृथ्वी डेली घूर्णन गति अपनी करती है, दैनिक गति जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और कोई ऐसा दिन हो जिसमें पृथ्वी जो है वो घूर्णन ही ना करे, तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि एक भाग में क्या होगा, जैसे सूर्य यहाँ है, एक भाग में क्या होगा, हमेशा दिन रहेगी और वहां पे अत्यधिक गर्मी रहेगी, हमेशा मतलब गर्मी ही रहेगी। अब सन की रोशनी जहां रहेगी वहीं पे दिन रहेगा, और जहां दिन रहेगा वहां ऑलरेडी गर्मी का तापमान भी ज्यादा रहेगा, और जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी वहां क्या होगा, हमेशा ही रात होगी। जैसा कि मान लीजिए आपके देश में क्या हो जाए, अचानक से 6 महीने के लिए दिन ही दिन हो जाए, और फिर अचानक से 6 महीने के लिए रात ही रात हो जाए, रात में कोई काम ही नहीं होगा, और दिन में इंसान कितना ही काम करेगा, गर्मी से पसीने से लथपथ, कोई काम नहीं होने वाला। उसके बाद हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, मतलब हमारी पृथ्वी को जो प्रकाश प्राप्त होता है वो सूर्य से ही होता है। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, सूर्य क्या है, एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, और उसी से ही पृथ्वी को और बाकी जितने भी ग्रह हैं उसको प्रकाश प्राप्त होता है। पृथ्वी आकार में एक गोले की शेप में है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही भाग पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है। जैसे पृथ्वी क्या है, एक गोल की तरह है, तो एक टाइम पे क्या होता है कि इसके आधे ही भाग पे सूर्य की रोशनी पहुंचेगी, और फिर जब ये घूर्णन करके टर्न होगी तब फिर इसके इस भाग पे सूर्य की रोशनी पहुंचेगी। तो यही था हमारा चैप्टर 3 का हाफ मैंने बता दिया, जिसमें कि मैंने आपको बताया घूर्णन और परिक्रमण के बारे में। घूर्णन जब अपने अक्ष पे घूमेगी तो उसको घूर्णन कहेंगे, और परिक्रमण जब सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो उसको परिक्रमण कहेंगे। घूर्णन 24 आवर्स में कंप्लीट होगा, परिक्रमण 365 दिन और 6 आवर्स में कंप्लीट होगा। यही 6 आवर्स 4 साल में जुड़ते जुड़ते 24 आवर्स बनेंगे, जो फरवरी के एक दिन में ऐड ऑन हो जाएंगे। हर 4 साल में, जैसे कि आपको पता है, लीप ईयर होता है 366 डेज का। परिक्रमण से क्या होता है, ऋतुओं व मौसम में परिवर्तन होता है, और घूर्णन से दिन और रात में परिवर्तन होता है। प्रादीप्त वृत्त के बारे में, ये अक्ष के साथ नहीं मिलती है, और ये वृत्त जो है दिन और रात को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पढ़ेंगे जिसका नाम है ऋतु परिवर्तन व चक्र। तो ऋतु परिवर्तन व चक्र पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में मेनली कितनी ऋतुएं होती हैं। तो भारत में मेनली ऋतुएं जो है वो 4 होती हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत व शरद। तो ये ऋतु परिवर्तन का चक्र है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें सबसे पहले क्या होता है, 21 जून, कुछ डेट है जो हमें याद रखनी होती है, जैसे 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च, मतलब 21, 22 और 23 ऐसे कुछ है। तो 21 जून और 21 मार्च, 22 दिसंबर और 23 सितंबर, तो ये 4 डेट्स है जो हमें याद रखनी होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि किस मौसम में, किस तिथि को, किस गोलार्ध में जो है वो कौन सी ऋतु है। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे 21 जून को क्या होता है। तो 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो इसके कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध पर डायरेक्ट पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती हैं। और वही 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तर दिशा में लंबवत, उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पे। उत्तर ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका होता है, जैसे कि यहाँ पे है, ये उत्तर ध्रुव जो है वो क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। जैसे कि ये जो वाला जो भाग है,
उत्तरी ध्रुव के बाद वाला, तो ये वाला जो इलाका है यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा सूर्य की रोशनी क्या डायरेक्ट पड़ रही है। जैसे कि मैंने आपको प्रदीप वो बताया था, वो क्या ऐसे लंबवत तो पड़ेगी, तो पूरे पे पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं कि इतना पे पड़ेगी और ये 13 तिरछा है तो इस पे नहीं पड़ेगी। तो ये क्या 6 महीने तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन रहेगा। ठीक है, वैसे जब ये यहाँ चले जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात हो जाएगी। बाकी 6 महीने तक लगातार दिन रहेगा। और 21 जून को इन क्षेत्रों में क्या होगा, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होंगी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होंगी। रातें सबसे छोटी होंगी और दिन जो है वो सबसे लंबा होगा, जिसे हम उत्तरी अयनात कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति को या इस अवस्था को हम उत्तरी अयनात कहते हैं। उत्तरी अयनात में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही है, इसलिए वहां पे 6 महीने की दिन रहेगी। और तीसरा जो है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ये 3 चीजें आप याद रखेंगे। और चौथा क्या है, 21 जून को यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। इसको उत्तरी अयनात बोलते हैं। और 21 जून को क्या होता है ना, गर्मी ज्यादा होती है, जिसके कारण से हम इसी टाइम पे, इसी दिन पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं, ताकि हमारे बॉडी को जो है फुल एनर्जी मिल सके। इसी के जस्ट अपोजिट होता है 22 दिसंबर की अवस्था। 22 दिसंबर में जैसे मैंने आपको क्या बताया, 21 जून में उत्तरी गोलार्ध झुका होता है सूर्य की तरफ, और 22 जून में इसके अपोजिट होता है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। और 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वही 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। अगर सूर्य की किरणें जहां रहेंगी तो वहीं तो गर्मी पड़ेगी। तो अगर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। और इसके अपोजिट होता है उत्तरी गोलार्ध में। जैसे यहाँ पे अगर गर्मी है तो यहाँ पे उस टाइम क्या होगा, ठंड होगी। अगर यहाँ पे उस टाइम ठंड है तो यहाँ पे उस टाइम क्या होगी, गर्मी होगी। मतलब दोनों वाइस वर्सा होगा। उसके बाद 22 दिसंबर की स्थिति को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण अयनात बोलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, दोनों में डिफरेंस बता दिया। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उसके बाद 21 जून को उत्तरी अयनात बोलते हैं और 22 दिसंबर को दक्षिणी। टॉपिक है 21 मार्च से 23 सितंबर की अवस्था। तो 21 मार्च से 23 सितंबर की अवस्था में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, कर्क रेखा पे किस टाइम सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, तो 21 जून को। मकर रेखा पे कब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो 22 दिसंबर को। और विषुवत वृत्त पे सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये छोटा सा टॉपिक है। बाकी कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी ऐसी अवस्था होती है जब कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, तो उसे बोलेंगे हम विषुव। या फिर 21 मार्च, अगर डेट पूछे तो 21 मार्च और 23 सितंबर की टाइमिंग पे कोई भी जो क्या कहते हैं ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इस टाइम क्या होता है, पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। इसी अवस्था को हम विषुव कहते हैं। और इसी कारण से इस रेखा का नाम जो है विषुवत रेखा पड़ता है। जो हम चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि इस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, तो इसका एक कारण यह भी है कि इस टाइम क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर रहते हैं, जिससे इसे विषुव कहते हैं। और इसी विषुव से इसका नाम विषुवत रेखा भी पड़ गया है। और इसके 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु रहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहती है। और वही 21 मार्च को वाइस वर्सा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु रहती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर था जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इसका मैं एक छोटा सा समरी आपको देती हूँ ऋतु परिवर्तन और चक्र के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि ऋतु कितनी होती है, 4 होती है, गर्मी, सर्दी, शरद और वसंत। बाकी हमने पढ़ा इस चक्र के बारे में, जिसमें हमने कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट पढ़ी। 21 जून जब सूर्य की किरणें मकर कर्क रेखा पे सीधी पड़ेंगी, उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा, यहाँ पे गर्मी होगी और यहाँ पे क्या होगा, ठंड होगी। और उत्तरी ध्रुव के रेखा के उस पार क्या होगा, 6 महीने की दिन होगी लगातार। और वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 महीने की रात होगी। और 22 दिसंबर को हमने पढ़ा कि क्या कहते हैं,
तो वही हमने पढ़ा कि 22 दिसंबर को क्या होगा, इसी का वाइस वर्सा होगा। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी, मकर रेखा पे लंबवत पड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होगा। दक्षिणी गोलार्ध पे गर्मी होगी और उत्तरी गोलार्ध में ठंड होगी। और बाकी हमने 21 मार्च और 23 सितंबर पढ़ा कि सूर्य की किरणें इस टाइम क्या होंगी, विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ेंगी, कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होगा और पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होंगे, इसे विषुव कहा जाता है। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम किस दिन मनाते हैं, और इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन, और हमारा एक और मैंने इंस्टाग्राम खोला है आईडी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इस पे आपको अपकमिंग क्लासेस वगैरह के डिटेल्स मिल जाएंगे। क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है और चैप्टर 4 भी मैं बहुत जल्द आपको कंप्लीट करवा दूंगी। हमारे इसमें टोटल चैप्टर 6 है, जिसमें से हमने 3 चैप्टर कर लिए कंप्लीट। 3 चैप्टर बचे हैं, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी और उसके बाद हम क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लास 6 की ज्योग्राफी के बाद मुझे क्लास 7 की ज्योग्राफी स्टार्ट करनी चाहिए या क्लास 6 की ही हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाना चाहिए पहले और उसके बाद क्लास 7 में जाना चाहिए।